नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ सेल जंक्शन. इससे पहले वाली वीडियो मेरी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की है. उसको कम से कम 3-4 बार देखना, तब आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे. और क्योंकि वो थोड़ी लेंथी वीडियो बनी है, तो उसको ना थोड़ा स्पीड करके आप देख सकते हैं. अगर आपको बार बार अगर देखना है, टाइम की शॉर्टेज है, तो स्पीड करके आप जब सुनोगे तो आपको बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा. बात करते हैं सेल जंक्शन. सेल जंक्शन इज़ द कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल. सबसे पहले तो आप जंक्शन का मीन समझें कि जंक्शन क्या होता है. तो जंक्शन क्या होता है, एक तो जैसे कि रेलवे स्टेशन होता है ना हमारा. अब बाय नॉलेज भी बता देती हूँ मैं. रेलवे स्टेशन, कोई भी स्टेशन ले लो आप, जैसे कि ले लो सोनीपत जंक्शन. ठीक है, सोनीपत क्या है, एक जंक्शन है. और उसके पास जो है एक गोहाना क्या है. फ़िलहाल तो ये जंक्शन बन गया है, पहले जंक्शन नहीं था. कि जहाँ से एक रूट की ही ट्रेन चलती हैं, वो क्या है, वो सिंपल स्टेशन बोलेंगे. और जंक्शन किसको बोलेंगे कि जहाँ से मल्टीपल ट्रेन्स निकलती हैं, मल्टीपल ट्रेन जाती हैं. जैसे कि सोनीपत से एमपी चलेगी, सोनीपत से यूपी चलेगी, सोनीपत से दिल्ली चलेगी, सोनीपत से बिहार चलेगी, सोनीपत से पंजाब, सोनीपत से जम्मू, राजस्थान, या फिर इधर गुजरात की साइड. तो जो मल्टीपल जो ट्रेनें एक स्टेशन से जाती हैं, उसको बोलते हैं जंक्शन. तो यहाँ पे भी सेल जंक्शन का यही है कि एक ऐसा जंक्शन बना देना कि किसी एक सब्सटेंस को पास होने देना और दूसरे को ना होने देना. ठीक है, मैं ये आपको एग्जांपल है ना इसलिए बता रही हूँ कि आपको जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट हैं, बीपीटी के स्टूडेंट हैं, और जो भी पैरामेडिकल वाले जो कोर्स वाले बच्चे हैं, उनको तो उनका एग्ज़ाम तो रिटन में होगा. तो अगर उनको सिलेबस को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसके लिए मैं ये एग्जांपल देती हूँ. कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ऑलरेडी जो कैंडिडेट होते हैं वो ये चीज़ें पढ़े हुए होते हैं. तो बस उनको तो रिवाइज़ करना होता है, बार बार रिवाइज़ करके, और वो उसको इस तरीके से लर्न कर लेते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन आता है वो उसको अटेम्प्ट कर पाए. तो सेल जंक्शन इज़ द कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल. कनेक्शन किसके बीच में होता है, नेबरिंग जो दो सेल होते हैं उनके. जैसे दो सेल हैं, ये एक सेल, वन सेल, टू सेल. तो इसके बीच में जो कनेक्शन होगा ना, ठीक है, उसको बोलेंगे हम जंक्शन. कनेक्ट बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इट इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन जंक्शन. सेल जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन जंक्शन. क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन जंक्शन. पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है. ठीक है, एक क्वेश्चन कि सेल जंक्शन को मेम्ब्रेन जंक्शन भी बोला जाता है. जो सेल जंक्शन है ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है. ओक्लूडिंग जंक्शन, यहाँ से देख लेते हैं. ओक्लूडिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन एंड एंकरिंग जंक्शन. तो ओक्लूडिंग जो जंक्शन है, विच प्रिवेंट इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, आर कॉल्ड ओक्लूडिंग जंक्शन. तो ये क्या कह रहा है कि ओक्लूडिंग मीन्स ऑक्सीजन. ठीक है, प्रिवेंट इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस आर ओक्लूडिंग जंक्शन में. These junction prevent the movement of ions and molecules. आपको बस ये याद रखना है कि इस जंक्शन में जो हमारे आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जाने से रोकना.
ठीक है, तो इसको बोलेंगे टाइट जंक्शन बिलोंग टू द कैटेगरी। टाइट जंक्शन इज द इंटरसेलुलर ओक्लूडिंग जंक्शन दैट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। जो टाइट जंक्शन होता है ना, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे और लार्ज मॉलिक्यूल प्रिवेंट कर लेगा। कौन करेगा? ये टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि आप एक ब्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो ब्रेन में ऐसा तो है नहीं कि बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे ही ब्रेन में जाते हैं, नहीं। ब्रेन में कुछ ब्रेन के ही ऐसे सब्सटेंसेस जाते हैं जो जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर से सारे सब्सटेंसेस नहीं जाते, बस इम्पोर्टेंट ही और स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, अदरवाइज सारे के सारे सब्सटेंसेस बाहर ही रह जाते हैं। टाइट जंक्शन को जो ये दोबारा ये दिए हुए हैं ना कि टाइट जंक्शन को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जोना ओक्लूडेंस। ठीक है, बस आपको इतना ही याद करना है कि सेल जंक्शन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि सेल जंक्शन को और क्या बोला जाता है, तो मेम्ब्रेन जंक्शन बोला जाता है। ये 3 टाइप के हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं: ओक्लूडिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन एंड एंकरिंग जंक्शन। ठीक है, तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो जो ओक्लूडिंग जंक्शन होते हैं, ओक्लूडिंग जंक्शन में एक तो टाइट जंक्शन आता है और मैंने आपको टाइट जंक्शन बता ही दिया कि टाइट जंक्शन में क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल एंटर हो जाते हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रिवेंट करता है ये जंक्शन। इसको बोला जाता है जोनुला ओक्लूडेंस। बस आपको इतना ही याद करना और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर ये देख लो कि ये जंक्शन कहाँ कहाँ मिलता है। तो टाइप ऑफ जंक्शन प्रेजेंट इन एपिकल मार्जिन। एक तो ये है ना, ये जंक्शन मिलेगा एपिकल मार्जिन पे, किसी भी ऑर्गन के एपिकल मार्जिन पे ये जंक्शन मिलेगा। एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल इन इंटेस्टाइन, बस ये याद रखो, इंटेस्टाइन म्यूकोजा। वॉल ऑफ रेनल ट्यूबुल, कैपिलरी वॉल, कोरोइड प्लक्सिस। कोरोइड प्लक्सिस कहाँ है? कोरोइड प्लक्सिस ब्रेन में है। कैपिलरी वॉल ब्लड वेसल्स की जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, उन जो कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल में ये मिलेगा जंक्शन। एंड रेनल ट्यूबुल, वॉल ऑफ रेनल ट्यूबुल। अब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का स्ट्रक्चर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो कोर्स वाले बच्चे हैं वो इसको उनको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। टाइट जंक्शन इज मेड अप ऑफ ए रिज। बस आप इतना देख लो। टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन सच एज ओक्लूडिंग एंड जंक्शन एडेशन मॉलिक्यूल्स। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। सेकंड है स्कैफोल्ड। जो टाइट जंक्शन है, या तो वो क्या मिलेगा आपको, टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन जंक्शन एडेशन मॉलिक्यूल्स। सेकंड है स्कैफोल्ड, फ्रेमवर्क और प्लेटफॉर्म। एक फ्रेमवर्क मिलेगा, एक प्लाक मिलेगा, प्लेक प्रोटीन सच एज सिंगुलिन, सिंप्लेकिन एंड जो 1, 2, 3 टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एंकरेड इन द स्टैंड ऑफ रीज एंड अटैच विद देयर काउंटर पार्ट्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। इसके ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब नेक्स्ट करते हैं फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन। देखो, एक तो ये ना सेल को क्या करता है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, सिलेक्टिव मीन्स सिलेक्टेड ही परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स वो मेम्ब्रेन जिससे
मॉलिक्यूल पास होते हैं, सब्सटेंसेस पास होते हैं। तो कुछ जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, वही इस बैरियर को तोड़ पाते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव बैरियर फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल एंड ए टोटल बैरियर फॉर बैरियर है ये टोटल किसके लिए, लार्ज मॉलिक्यूल के लिए। बैरियर फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन रेगुलेट द इंटरचेंज ऑफ आयंस वाटर वेराइटीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बिटवीन द सेल। फेंसिंग फंक्शन, ये फेंसिंग फंक्शन क्या है, जैसे घरों में फेंसिंग नहीं लगा दी जाती है, या फिर आपने जैसे ये हाउस है, हाउस के साइड साइड में जो दीवार होती है उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, वायर्स लगा देते हैं, या देखा होगा कि कांच के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। ये वही है फेंसिंग, इसी को बोला जाता है फेंसिंग। ठीक है, कि एक बैरियर, कहीं पे एक ऐसा बैरियर लगा देना, तो ये एक फेंसिंग का काम करता है। टाइट जंक्शन प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन and lipids in cell membrane and thus act as a fence. Fencing function maintain the different composition of proteins, lipid between the apical and basolateral plasma membrane domain. Because of the function, the tight junction is sometimes referred as impermeable junction. फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ सेल पोलरिटी, ये सेल की पोलरिटी को मेंटेन करता है। जैसे फेंसिंग फंक्शन ऑफ द टाइट जंक्शन मेंटेन द सेल पोलरिटी बाय कीपिंग द प्रोटीन इन द एपिकल रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर का मैं एक आपको ना एग्जाम्पल समझाती हूँ। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर है कि जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और वो इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है कि उसके सिम्टम्स हमें पता नहीं लगते कि बॉडी के अंदर कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। लाइक आप मान लो कि या तो लंग्स में हो जाए, या फिर इंटेस्टाइन में हो जाए, या फिर यूट्रस वगैरह एरिया में हो जाए। वो हम कई बार अपने आप को सोचते हैं कि नहीं यार ये कोई और दिक्कत है, कुछ और हो रखा है, या हम उसको ना डिले करते रहते हैं कि हम अपने बॉडी को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे वो इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन, क्योंकि उसके सिम्टम्स एक्सटर्नल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर वो अंदर ही अंदर जब दिखाई नहीं देंगे, सिम्टम्स होंगे नहीं, तो हमें खुद ही नहीं पता लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। पर वो एकदम धीरे 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 वो सिम्टम्स से शुरू हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक एंड पॉइंट पे इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारे ब्रेन का जो बैरियर होता है ना, ब्रेन में जो ब्लड बैरियर होता है, उसको भी वो इन्फेक्शन क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद वो सीधा डायरेक्ट क्या कर देता है, ब्रेन में इन्फेक्शन, बॉडी का जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन में चला जाता है। और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे सिर दर्द होना, चक्कर आना, बॉडी का थिन हो जाना, ये और बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो चले जाते हैं, जिसको हम मेनिंजाइटिस भी बोल सकते हैं। इसके ब्लड ब्रेन बैरियर जब ब्रेक होता है तो फर्स्टली मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस जो है ब्रेन की कवरिंग है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, तो जब मेनिंजाइटिस होती है तो मेनिंजाइटिस में हम अप्लाइड फिजियो हम नेक्स्ट चैप्टरों में करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड फिजियो में इसमें टॉर्सू साइंस मिलते हैं, और भी बहुत सारे आपको साइंस देखने को मिलेंगे। सॉरी, टॉर्सू साइंस नहीं, टॉर्सू तो साइन जो होता है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो और भी बहुत सारे जो साइन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यही होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर की इन्फेक्शन ब्रेन सारे ही बॉडी के सब्सटेंसेस को एकदम नहीं लेता, पर जब उस किसी इन्फेक्शन की अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाए, एकदम ज़्यादा
बढ़ जाए तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो हमारे ब्रेन के बैरियर को तोड़ के सीधा ब्रेन को अटैक करेगा। तो ओनली लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, जो ड्रग्स हैं लिपिड सोल्यूबल वो, और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वही ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर सकते हैं। टाइट जंक्शन इन द ब्रेन capillaries from the blood brain barrier which prevent the entrance of many substances from capillary blood into brain tissue, ठीक है। अप्लाइड फिजियो कर लेते हैं। ये तो अप्लाइड जो फिजियो है ना आरआरबी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी का एग्ज़ाम किस टाइप का आया था। आज से कम 10 साल पहले एक मैंने एग्ज़ाम दिया था आरआरबी पटना का, ठीक है। उस टाइम पे मुझे इतना ये मान लो कि नॉलेज नहीं थी कि किस टाइप से कैसे सिलेबस निकालना है या देखना है। तो तब मैं देने गई थी और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि फिजियोथेरेपी का वो एग्ज़ाम ऐसा आया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि 11th-12th का एग्ज़ाम दे रखा है। तो जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरल टॉपिक्स होते हैं, उन पे ज़्यादा एग्ज़ाम बनाए जाते हैं। अब का देखो 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, मे बी क्या पता पेपर चेंज होके आए, एग्ज़ाम चेंज होके आए, और मे बी क्या पता उनका पैटर्न वही रहे, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो पूरी आरआरबी पे कि आपको किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को बनाए रखना है। तो अप्लाइड फिजियो में देख लेते हैं। डिजीज कॉज बाय म्यूटेशन ऑफ जीन इनकोडिंग प्रोटीन ऑफ टाइट जंक्शन। तो अप्लाइड टाइट जंक्शन की क्या क्या आपको डिजीज़ देखने को मिल सकते हैं। हेरिडिटरी डेफनेस, ठीक है। तो हेरिडिटरी क्या हो सकते हैं, डेफनेस आ सकती है। इकोथायोसिस कैली स्किन हो सकती है। सेक्लराइजिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। आइटिस जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। जिस भी आपके वर्ड के पीछे आइटिस होगा वहाँ क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट। तो आपको ना ये याद करनी है, ये है ना हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। नर्सिंग हो, लैब टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, कोई भी एग्ज़ाम होता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, पैरामेडिकल, उसमें यही आपको ये अप्लाइड फिजियो मिलेगी। और आरआरबी में तो आरआरबी के एग्ज़ाम में तो सिलेबस में गिवन है, सिलेबस में क्या गिवन है कि फिजियो प्लस फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड फिजियो। तो थोड़ा ध्यान से आप इनको लर्न करो, याद करो अच्छे से। तो ये सिलेबस में गिवन है आरआरबी वाले एग्ज़ाम में। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही करवा रही हूँ, कोई ऐसा एक्स्ट्रा वेस्ट होने वाले वीडियो नहीं है। तो टाइट जंक्शन से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाएगी वो ये तो नहीं पूछेंगे। देखो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि टाइट जंक्शन से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। तो हेरिडिटरी डेफनेस, स्केली स्किन को क्या बोला जाता है, केथोसिस, क्या बोला जाता है, केथोसिस। आई को इसमें साइलेंट हो जाता है, केथोसिस। स्केली स्किन, स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। ये ना मैंने नर्सिंग के एग्ज़ाम जो मेरे पास बुक है नर्सिंग की, उसमें ये आया हुआ था, सेक्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस पूछा गया था। तो इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, ये नर्सिंग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगी जब पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी ना, फिनिश हो जाएगी, तो एक वीडियो इसी की ही सारे क्वेश्चन मिक्स आपको करवाऊंगी। एक वीडियो हमारे क्वेश्चंस की रहेगी। फोर्थ है हेरिडिटरी हाइपोमैग्नीजमिया, लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन द ब्लड। हाइपो मीन्स कम और मैग्नीशियम मीन्स लो लेवल ऑफ
मैग्नीशियम हो जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। साइनोवियल सार्कोमा, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर, जो साइनोवियल सार्कोमा है ये सॉफ्ट टिश्यू कैंसर होता है। अब करते हैं सेकंड है कम्युनिकेटिंग। पहले तो ओक्लूडिंग में क्या था, ओक्लूडिंग में टाइट जंक्शन आता है, कम्युनिकेटिंग जंक्शन में गैप जंक्शन आता है। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन, सेल जंक्शन विच परमिट द इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ये क्या करता है, ये इंटरनल ही सेल जंक्शन विच परमिट, ये परमिट देता है द इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कम्युनिकेटिंग जंक्शन। देखो ये है, ये तो क्या था स्ट्रक्चर, सॉरी ये तो टाइट जंक्शन था हमारा, और ये क्या है, सिर्फ गैप जंक्शन है कि इस सेल का इधर, इस सेल का इधर, ठीक है। ये आपस में इंटरसेलुलर चेंज हो रहे हैं सब्सटेंसेस, और ये बिल्कुल टाइट है कि यहाँ से मैं कुछ जाने नहीं दूंगा। तो गैप जंक्शन इज द इंटरसेलुलर जंक्शन। क्या है, आपको पहले सबसे पहले ये लर्न करना है कि पहला क्वेश्चन आपका यही है कि जो गैप जंक्शन है ये क्या है, इंटरसेलुलर जंक्शन है। इट अलाउ passes of ions and smaller molecule between the cell. It also called nexus, ठीक है। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि ये नेक्सस क्या है, ठीक है। तो नेक्सस क्या है, नेक्सस आपका गैप जंक्शन है। क्या है, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। देखो इसका आपने ये स्ट्रक्चर गिवन है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब ये देख लो कि ये गैप जंक्शन कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये गैप जंक्शन मिलता है हार्ट, प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि हार्ट में कौन सा जंक्शन, सेल जंक्शन है, तो वो है आपका प्रेजेंट इन हार्ट, बेसल पार्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोजा एक्सेट्रा। तो आपका ये स्ट्रक्चर बनता है गैप जंक्शन का। कोनेक्सियस एंड कोनेक्सोन। तो देखो नेक्सोन से ऐसा लग रहा है कि ये न्यूरॉन्स होगा, नहीं, ये क्या है, ये हमारा है गैप जंक्शन। क्या है, गैप जंक्शन। अब कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ गैप जंक्शन कि गैप जंक्शन का क्या फंक्शन है। इट डायमीटर ऑफ द चैनल इन द गैप जंक्शन इज अबाउट, इतना कोई ज़रूरत नहीं है लर्न करने की, सिर्फ हमें फंक्शन देखना है। द चैनल, ये चैनल क्या करता है, परमिट द पासेज ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस एंड अदर सब्सटेंस विच हैव ए मोलिकुलर वेट लेस देन 1000, ठीक है। तो ये एक सेल से दूसरे सेल में ही जो मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस चेंज करते हैं। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ केमिकल मैसेंजर बिटवीन द cell. It help in rapid propagation of action potential from one cell to another cell. केमिकल साइनेप्स, जो केमिकल साइनेप्स बनाते हैं, केमिकल साइनेप्स इज द, जैसे कि केमिकल साइनेप्स यहाँ पे किसको बोला गया है, एसिटाइल कोलिन को। केमिकल साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन ए नर्व फाइबर and muscle fiber or between two nerve fiber through which signals are transmitted by the release of chemical transmitter. अब कर लेते हैं इसकी अप्लाइड फिजियो। किसके अप्लाइड फिजियो, हम करेंगे गैप जंक्शन की, मीन्स कम्युनिकेटिंग जंक्शन की। म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग द कोनेक्सियन कॉज डिजीज सच एज, इसमें भी क्या आ जाएगी, डेफनेस आएगी, ठीक है। बहरापन जिसको बोला जाता है, जिनको जो सुन नहीं सकते। किरेटोडर्मा, ठीक है, किरेटोडर्मा, ये डर्मा से पता लग रहा है कि ये स्किन है। थिकनिंग ऑफ स्किन ऑन पाम एंड सोल, जो पाम और सोल की जो स्किन होती है वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, उसको बोलेंगे किरेटोडर्मा।
कैटरेक्ट, कैटरेक्ट को बोलेंगे ओपेसिटी ऑफ लेंस इन, कैटरेक्ट में क्या हो जाएगा बोलेंगे नहीं, कैटरेक्ट में क्या होगा, ओपेसिटी हो जाएगी लेंस की। पेरिफेरल न्यूरोपैथी से समझ गए, डैमेज टू द नर्व ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चारकोट मैरी टूथ डिजीज, जो चारकोट मैरी टूथ डिजीज है ये एक न्यूरोपैथी है। क्या है? न्यूरोपैथी। चारकोट मैरी टूथ डिजीज़ में क्या होती है, इस डिजीज़ में न्यूरोपैथी हो जाती है। और जब न्यूरोपैथी होती है तो न्यूरोपैथी किसकी होती है? मोटर सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि जो हमारी फुट डिफॉर्मिटीज़ हैं वो होने लग जाएंगी, हैमर टो हो जाएगा या फिर हाई आर्च हो जाएगा। तो इस तरह जो ये डिजीज़ हैं ये होंगी, ये आपको सिम्टम्स डिजीज़ देखने को मिलेंगी। ये टूथ को देख के आप मैंडिबल और मैक्सिला नहीं लगा के आना है, ठीक है। तो ये फुट डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। चारकोट जॉइंट्स तो आपने सुना ही है कि जब यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, चारकोट नोड्स आ जाते हैं। तो चारकोट मैरी टूथ डिजीज़। हिट्रोटैक्सिया, हिट्रोटैक्सिया में क्या होगा, हिट्रोटैक्सिया में एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू लेफ्ट राइट सिमेट्री। हिट्रो एंड टैक्सिया, अटैक्सिया एंड हिट्रो, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग कर लो। एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स, हिट्रोटैक्सिया उसको बोलेंगे जो एबनॉर्मल अरेंजमेंट होगी ऑर्गन्स की और पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू लेफ्ट राइट सिमिट्री। अब मेरे जैसे कि हस्बैंड हैं, उनको उनकी जो किडनी है वो थोड़ी सी राइट लेफ्ट सिमिट्री में नहीं है, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे है। उससे इनको कोई दिक्कतें नहीं हैं बॉडी के अंदर, पर जो इनका जो ऑर्गन का जो सिमिट्री होती है वो चेंज हो जाती है। किस में होती है? ये हिट्रोटैक्सिया में होती है। एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू राइट लेफ्ट सिमिट्री, ठीक है। राइट लेफ्ट, जो राइट और लेफ्ट सेम उस पे साइज में होने चाहिए, सेम एरिया में होने चाहिए, पर उसकी जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी एबनॉर्मल अप एंड डाउन होती है, उसको बोलेंगे हम हिट्रोटैक्सिया। अब करते हैं थर्ड, एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन क्या है? एंकरिंग जंक्शन आर द जंक्शन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल बाय एक्टिंग लाइक मैकेनिकल अटैचमेंट। Junction provide from structural attachment between two cell or between a cell and a extracellular matrix. Anchoring junction are responsible for, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। बस आपको ये याद रखना है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द टिश्यू एंड आर प्रेजेंट इन द टिश्यूज लाइक हार्ट मसल एंड एपिडर्मिस ऑफ स्किन विच आर सब्जेक्टेड टू सर्व मैकेनिकल स्ट्रेस। The firm attachment between two cell or between of a cell and extracellular matrix is provided by either actin filament or intermediate filament, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है और ये एक्टिन फिलामेंट है। ये देख लो, इसमें जंक्शन में ये एक्टिन फिलामेंट है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है और ये फोकल एडेशन है और ये हेमीडेस्मोसोम है, ये डेस्मोसोम है, एडहेयर जंक्शन है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको दिए गए हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक्स, इस चैप्टर से अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। अगर देखने को आपको मिलेगा तो ये अप्लाइड फिजियो से मिल सकता है बस। एडरेंस जंक्शन, एडरेंस जंक्शन इज द सेल टू सेल जंक्शन, ठीक है। सेल टू सेल जंक्शन है विच कनेक्ट द एक्टिन फिलामेंट ऑफ वन सेल टू दोज अनदर सेल,
ठीक है, इसको बोलेंगे जोनुला एडरेंस। बस फोकल एडेशन में क्या है, इंटीग्रिन्स। फोकल एडेशन इज द सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन which connect actin filament of the cell to the extracellular matrix epithelium of various organ. This junction connect the cells with their basal lamina. The transmembrane protein which hold the cell membrane and matrix are called इंटीग्रीन्स। डेस्मोसोम, ठीक है, ये इसी के अंदर है, किसके अंदर है, एंकरिंग जंक्शन के। डेस्मोसोम का आपको पता होना चाहिए, डेस्मोसोम इज ए सेल टू सेल जंक्शन। ठीक है, जो डेस्मोसोम है ये सेल टू सेल जंक्शन है, एक सेल से दूसरे सेल का जंक्शन है। इंटरमीडिएट फिलामेंट कनेक्ट टू एडजेसेंट सेल। डेस्मोसोम सम इज कॉल्ड मैकुला एडरेंस। क्या बोलते हैं, मैकुला एडरेंस। हेमीडेस्मोसोम, हेमी मीन्स हाफ, डेस्मोसोम इज ए सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन। ये सेल से मैट्रिक्स जंक्शन बनाता है। which connect the intermediate filament of the cell to the extracellular matrix. This type of cell junction is like half desmosomes. Thickening of membrane of only one cell occurs. This is known as hemidesmosome. ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये बेसल लैमिना विद द बेसल लैमिना। ये कनेक्ट होता है किसके साथ, बेसल लैमिना के साथ। अप्लाइड फिजियो देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। डिसफंक्शन ऑफ एड्रेन जंक्शन एंड फोकल जंक्शन इन कोलोन ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन कोलोन कैंसर and it also lead to tumor metastasis. Spread of cancer cell from primary tumor to the other part of the, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो ट्यूमर फैल जाता है उसे बोलेंगे हम ट्यूमर मेटास्टेसिस। जैसे कि कोलोन कैंसर होता है, एक कैंसर से दूसरे ऑर्गन अफेक्ट हो जाना। जैसे कि ये मान लो लंग्स में टीबी हो जाती है, या फिर टीबी आपको स्पाइन में हो जाए या किसी ऑर्गन में हो जाए, तो टीबी क्या करती है, टीबी का जो बैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस जो कोजेटिव एजेंट्स हैं वो हर एक ऑर्गन को खाने लग जाता है, धीरे धीरे हर जगह अपनी जगह बना लेता है, तो इसको बोलेंगे ट्यूमर मेटास्टेसिस। डिसफंक्शन ऑफ डेस्मोसोम, अगर डेस्मोसोम का कोई डिसफंक्शन हो जाता है तो बुलस पैम्फिगोइड, ठीक है, बुलस पैम्फिगोइड ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं ये, विद टेंस ब्लिस्टरिंग इरप्शन ऑफ द स्किन। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, स्किन को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। द पेशेंट विद दिस डिजीज डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैडरेंस। डिसफंक्शन ऑफ हेमिडेस्मोसोम ऑल्सो कोज बोलस पैम्फिगोइड, ठीक है, बोलस पैम्फिगोइड। द पेशेंट डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंटीग्रिन। अब कर लेते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल। सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर अटैचमेंट ऑफ द सेल टू देयर नेबर्स और टू बेसल लैमिना। टाइप्स ऑफ सेल एडेशन मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, कैडरेंस, कैडहिरेंस, इंटीग्रिन्स, आईजी सुपर फैमिली एंड सिलेक्टिन। बस नाम जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है।